तो हमारी तरफ से भी एक विनम्र सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग, और आगे वो काम बढ़ेगा इससे। तो बिहार आज कहाँ का कहाँ होता, लेकिन लालू राबड़ी के समय में, राजद के समय में बिहार को चरवाहा विद्यालय और जंगल राज के अलावा कुछ नहीं मिला। जो इसके लाभार्थी रहे हैं वो भी 9वीं कक्षा से आगे तक पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐसे में वो उल्टे सीधे अनर्गल बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में उनको अपनी हार अप्रत्याशित दिख रही है, और इसीलिए हार का ठीकरा, क्योंकि जगदा बाबू तो लेना नहीं चाहते थे अपने सर पे, इसीलिए उन्होंने दूसरे अति पिछड़े या दलित को बनाने के बारे में सोचा, और प्रदेश अध्यक्ष जिसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ा जा सके, अब तो उन्होंने लगता है लगभग बना ही दिया है उनको। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनावी साल है और चुनाव से पहले कई आयोग बनाने की मांग की जाने लगी है। कहीं दामाद आयोग बनाने की चर्चा हो रही है, कहीं जीजा साला आयोग, कहीं मेहरारू आयोग और कहीं कोई और आयोग बनाने की डिमांड की जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद सियासत सुलगी हुई है और इस सियासत पर नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा और लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तो बिहार में चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग तक बनाने की डिमांड कर दी है। तेजस्वी यादव पर भी खूब हमला किया है उन्होंने, और क्या क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, कमाई के जमाई जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कमाई के जमाई तो वो बालिग होने से पहले खुद हो गए थे, चाहे वो चारा घोटाला हो जो उनके पिता के द्वारा किया गया था, या फिर उनके द्वारा जब वो यहाँ मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और बिहार के युवाओं को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नौजवानों को जब नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे थे, तो कमाई के जमाई तो वो बहुत पहले बन गए थे। जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि सामने वाला अपनी पार्टी में कितना योग्य है, शिक्षित है, और पार्टी में उसका कितने लंबे समय तक का योगदान रहा है। पर कह रहे हैं कि अब जमाई आयोग बना, साला आयोग बनेगा, जीजा आयोग बनेगा, मेहरारू आयोग बनेगा। हाँ, देखिए, अब आप किसी भी 9वीं फेल से बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सपना लेने का रखते हैं, अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए। और जब इस परिदृश्य में उनके ये सुझाव आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी एक विनम्र सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग, और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग, और आगे वो काम बढ़ेगा इससे। अच्छा, जीतन राम मांझी जब भी बयान देते हैं टारगेटेड होता है चिराग पासवान पर। उन्होंने पहले सीट शेयरिंग को लेकर सवाल, फिर कहते हैं 10 गाड़ी आगे रखते हैं, 10 गाड़ी पीछे, आखिर चल क्या रहा है? इस पे पार्टी ने अपनी बात पहले रख दी है, और मुझे लगता है कि संदेश भी पहुंच गया है। इस पे गाहे बगाहे उनका कुछ पता नहीं किन लोगों से दिग्भ्रमित होकर कैसे बयान देते हैं। नहीं तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, बिहार में मंत्री हैं, उनकी बातों को हम लोग तवज्जो देते हैं, और राजनीतिक पटल पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, जो लाइन ली जाती है, वही पत्थर की लकीर हम लोग मानेंगे उसको। और सुमन जी से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध हैं। अशोक चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी लालू यादव के रास्ते पर हैं, वो भी अपने परिवार को सेट करने में लगे, छोटी पार्टी के लोग हैं, कैसे देखते हैं? अब पता नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है, इस पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का ये रहेगा कि आने वाले चुनावों में अगर विपक्षी कोई भी अनर्गल बयान देता है, तो एक एनडीए गठबंधन एकजुट तौर पर कैसे उनकी बातों का संज्ञान लेकर के उनको सही जवाब दे। पब्लिक में उनका परसेप्शन पहले से ही खराब है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं विपक्ष के लोग। उनकी बातों को काट करके कैसे सही बात जनता में पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सर, चुनाव है सर, सीट को लेकर क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा। चिराग पासवान को लेकर भी ये चर्चा हो रही थी कि साहबाद के क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, बात कहाँ तक पहुँची? देखिए, गठबंधन में सीटों को लेकर के बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि बड़े ही सौम्य तरीके से आपस में सामंजस्य के तहत ये तय हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि
शाहाबाद में जो हमारी पार्टी की रैली हुई, बहुत सफल, बहुत अच्छी रैली हुई, लोगों का आशीर्वाद मिला और एक जो आवाज़ उठ रही थी कि चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और बल मिला है। इसी को लेकर के हम लोग आगे नालंदा में 29 जून को पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुजन भीम संवाद समागम करने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, वंचित समाज के लोग और ऐसे हर तबका जो किसी न किसी तरह मुख्य धारा में आने से पीछे छूटा हुआ है, उनको इकट्ठा करके चिराग पासवान जी का विजन समाज को लेकर के, बिहार को लेकर के, आगे आने वाली भविष्य की राजनीति को लेकर क्या है, इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी, बातचीत होगी। चिराग पासवान को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, ये बातें पार्टी के अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को ये तय करने दीजिए कि चिराग पासवान जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नेता पूरे बिहार के हैं, तो आप उनको सीटों के दायरे में कैद न करें। बिहार की जनता की जहाँ से आवाज़ होगी, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। 20 तारीख को प्रधानमंत्री का बिहार आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी बात करते हुए कही कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिंचाई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, वो क्या दामाद आयोग में जो लोग जो बने हैं उनको माला पहनाने आ रहे हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार आना और बिहार आके अलग अलग योजनाओं को, जिसकी बिहार को बहुत ज़रूरत है, अगर दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए। बिहार को जिस पथ पे, विकास के पथ पे अग्रसर अभी जो पिछले 20 सालों से है, अगर उसके और 15 सालों से होता तो बिहार आज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन लालू राबड़ी के समय में, राजद के समय में बिहार को चरवाहा विद्यालय और जंगल राज के अलावा कुछ नहीं मिला। जो इसके लाभार्थी रहे हैं वो भी 9वीं कक्षा से आगे तक पढ़ नहीं पाए हैं और ऐसे में वो उल्टे सीधे अनर्गल बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार जिस विकसित भारत के पथ पर आज अग्रसर है, इस बात को देख करके तेजस्वी जी को भी तकलीफ है कि अगर बिहार की जनता आगे बढ़ जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, चीज़ों को समझने लगेगी, तो उनके एजेंडे को, उनके जातिवादी जो उनकी राजनीतिक सोच है, उसको नकार देगी। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जनता उनको नकार भी रही है। इससे घबरा करके वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। कितना भी अनर्गल बयान दें, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको अपनी हार अप्रत्याशित दिख रही है और इसीलिए हार का ठीकरा, क्योंकि जगदा बाबू तो लेना नहीं चाहते थे अपने सर पे, इसीलिए उन्होंने दूसरे अति पिछड़े या दलित को बनाने के बारे में सोचा और प्रदेश अध्यक्ष जिसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ा जा सके, अब तो उन्होंने लगता है लगभग बना ही दिया है उनको। तो अपने हार के ठीकरे को भी कैसे किसी अति पिछड़े पे, किसी दलित के माथे पे फोड़ा जा सके, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जीतन मांझी ने तो साफ इस बयान को लेकर के कह दिया कि गिल्ली डंडा खेलते थे और अब उप मुख्यमंत्री बन गए, जो लोग बीबी को मार के भगा दिए उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जीतन मांझी जी हम मुझसे बहुत सीनियर है। इजराइल और ईरान में लगातार युद्ध चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे भारत के जो भूमिका है इसको लेकर? हर देश को अपनी संप्रभुता, अपनी स्वायत्तता और अपनी देश की एकता को इकट्ठा रखने का, उसको संभालने का, उसको सुरक्षित रखने का अपना जिम्मा है। मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभी मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, तो इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। ये मुझे लगता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ, जो इस प्रकोष्ठ को संभालते हैं हमारी पार्टी में, उनका विशेषाधिकार है अगर इस पर बोलें। ये राष्ट्रों का मामला है, इसमें भारत का एक बिहार से आने वाले सांसद होने के तौर पर मेरा कोई भी टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं है। भारत सरकार का अपना एक दृष्टिकोण है इसको लेकर के और उस दृष्टिकोण के साथ हम लोग खड़े। जैसा कि हमने आपको कहा, तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। परिवारवाद की चर्चा वैसे चुनाव से पहले अक्सर हुआ करती थी, लेकिन इस बार अब चूंकि जनता भी परिवारवाद के मसले को समझने लगी है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस प्रकार की जो बहस है, इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो जनता के दिमाग पर असर डाल रही हैं। देखना होगा कि चुनावी साल में, चुनाव के नजदीक आते आते तेजस्वी यादव के बयान और उनके बयानों पर दी जा रही जो प्रतिक्रिया है, वो जनता किस रूप में लेती है और कैसे देखती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।